Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the topic fundamentals of RCC, and this is lecture 1 part 2. So before beginning this lecture, this is all about me, myself Piyush Sharma, and here to help you guys for the competitive exam. So let's begin our lecture. अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी कर्व्स और इन सब के बारे में बात की थी, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है प्रोबेबिलिटी कर्व्स का, जैसे कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस हमने देखा था पर, तो उस टाइप के मैंने 3 टाइप्स ऑफ कर्व बनाए। कुछ एक ब्रॉड कर्व है, एक थोड़ा सा देख रहे हैं आप, मतलब ये जो मिनिमम और ये जो मैक्सिमम है ये काफ़ी दूर दूर हैं। ब्लू के अंदर देखिए काफ़ी पास में है, और रेड में तो बहुत ही पास में है। अगर आप इन सब का मीन निकालें तो समवेयर डाउन द लाइन आपको मीन कहीं ना कहीं ये पीक के नीचे मिल जाएगा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता चल रही है कि जो रेड वाले का मिनिमम और मैक्सिमम है ये मीन के काफ़ी पास में है। ओके, और एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, सर आपने यहाँ पे ये तो ब्रॉडर बना दिया, वाइट एंड रेड बीइंग द हाईएस्ट पीक्ड कर्व। बेसिकली इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्पेशली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थिंग, जो क्या कहता है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1। यानी कि ये अगर एरिया निकालोगे वाइट के अंडर का तो उसकी वैल्यू भी 1 है, और जो रेड है इसके अंदर का भी निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है। इवन जो ब्लू है उसके अंडर का एरिया अंडर द कर्व भी निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो वो प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ते हैं बेसिकली उसी को यूज़ कर रहे हैं, और हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व। अब इन कर्व से हमें क्या मिल रहा है, हमें इन कर्व से एक चीज़ मिल रही है कि ये पता लग रहा है क्वालिटी कैसी होगी। अगर आपका मीन, जैसे यहाँ पे एफ एम आया है, जिसे मैं एफ एम मीन से डिनोट कर रहा हूँ, उसका मिनिमम और मैक्सिमम से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर जो भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वो कैसी क्वालिटी हुई, पुअर क्वालिटी हुई। जबकि जो आपका मीन है वो मिनिमम मैक्सिमम उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, तो दैट इज़ वेरी गुड क्वालिटी। तो दिस द मिनिमम टू मैक्सिमम डिफरेंस हैज़ टू बी लेस फॉर द बेस्ट ग्रेड। तो हमें अगर आपको प्रोबेबिलिटी चूज़ करनी हो, अगर गिवन हो एज पर कर्व, तो हमेशा वो चूज़ करें जहाँ पे कि मीन मिनिमम और मैक्सिमम से बहुत क्लोज में है। तो हियर दैट कर्व इज़ 3। अब हम बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की। अब तक हमने कंक्रीट देखा, कंक्रीट के लिए यूज़ होने वाली सीमेंट की बात की, फिर एग्रीगेट्स की बात की, फिर हमने बात की वाटर की, फिर हमने बात कर ली कंक्रीट की, उसकी ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, सबके बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं कंक्रीट बना लिया है, उसमें रीइंफोर्समेंट्स के बारे में हल्का सा देख लिया। अब उस बनाए हुए कंक्रीट की क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो वो है 5000 अंडर रूट एफ सी के। ये हमारे IS कोड 456 ने मेंशन की हुई है, और हम यही यूज़ करेंगे। ओके, सो एफ सी के क्या है सर, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। ओके सर, ईजी क्या है सर, ये वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है। दोनों की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। ओके सर, इसका एक और बड़ा वेल नोन जो नेम है वो बड़ा यूज भी आता है, मतलब आपको पता चल रहेगा, शॉर्ट टर्म, दिस इज टर्म शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस। यानी कि छोटे टाइम के लिए यंग्स मॉडुलस आपको निकालने को बोले कंक्रीट का, तो आप लगा देना 5000 अंडर रूट एफ सी के। तो सर मतलब कोई लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो क्यों होगा, लॉन्ग टर्म याद करो कहाँ आता है, वो आता है क्रीप में। जब मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ाया था, मैंने कहा कि कुछ सालों तक, बहुत सालों तक, अगर 15-20 साल तक ये लोड लगा रहा है इलास्टिक लिमिट में, बट इसके अंदर भी परमानेंट इलोंगेशन आ जाएगा, क्रीप इफेक्ट। जिनको नहीं पता प्लीज़ जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर अच्छे से देखो, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से टाइम देके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रीप इफेक्ट है। तो क्रीप इफेक्ट की वजह से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में चेंज है वो कैसे दिया गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय 1+5, दिस 5 इज क्रीप कोफिशिएंट। अब देखो कोफिशिएंट्स हमेशा कैसे होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, सॉरी बेसिक फिजिक्स है। तो या तो ये कोई इंपेरिकल फॉर्मूले से निकाली हुई वैल्यू होगी, या ये कोई रेशियो होगा। सो बेसिकली दिस क्रीप कोफिशिएंट इज क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, है ना। और ये जो आपने निकाला ना EC डिवाइडेड बाय 1+5, दिस इज लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस। अगर आपसे कोई बस वो बोले कि यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट दे दो,
तो आप क्या करेंगे, आप जब कुछ नहीं पता तो 5000 अंडर रूट FCK यूज़ करोगे, बट अगर उसने क्रीप कोफिशिएंट मेंशन किया है तो आप क्रीप कोफिशिएंट ज़रूर यूज़ करना। अच्छा, अब है ना या तो क्वेश्चंस में फाई की वैल्यू गिवन होती है, बट क्योंकि यहाँ फाई बस 3 ही है, और बेटर होगा कि आप याद कर लें। बिल्डिंग मटेरियल हम पढ़ते हैं कि कंक्रीट 7 डेज़ में, फिर 28 डेज़ में हम ब्रेक करते हैं। 7 डेज़ का फाई की वैल्यू है 2.2, 28 डेज़ की इट इज़ 1.6 एंड 1 ईयर की है 1.1। ये तो याद ही कर लो कॉपीज़ में लिख के, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो यार, अगर अपन ये लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखें, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय 1 + 5, 5 की वैल्यूज़ रख रहा हूँ मैं, 7 डे की 2.2, 28 डेज़ की 1.6 एंड फॉर 1 ईयर इट इज़ 1.1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3.2, 2.6, 2.1। अगर आपको याद हो डिनोमिनेटर ज़्यादा तो ये जो होगा ये कम हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा है तो यहाँ पे ये कम है, ये कम है थोड़ा सा तो ये और थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये काफ़ी कम है इन तीनों में तो ये और ज़्यादा हो गया। यानी कि टाइम के साथ 1 ईयर में ज़्यादा मेरे को लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू 7th डे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कॉन्क्रीट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बस एक पॉइंट है जो आप लिख लेना कि विद टाइम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेज। किसमें, सिर्फ क्रीप इफेक्ट, जब हम क्रीप इफेक्ट को ही कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप वेदर और अपना कुछ भी और सब लगा रहे हो, सिर्फ क्रीप इफेक्ट को ध्यान में रखें तो ये चीज़ आती है। अच्छा, ये जो स्पेशल मैंने कर्व बनाया है ये एक्सप्लेन करने के लिए बनाया, पर इससे पहले मैं सोचता हूँ एक बार क्रीप समझा दूँ आप लोगों को। तो जो यहाँ पे क्रीप है, जो भी मैंने कहा था क्रीप कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, यही कहा था अभी। तो ये दिखाता हूँ आपको फिर से, हियर इट इज़ क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। तो ये आया कहाँ से वो देख लीजिए एक बार आप। तो वो जो ऊपर कर्व है ना, उसी टाइप का कर्व आपको यहाँ बनाना है, बट दैट कर्व इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेस स्ट्रेन इट इज़ स्ट्रेन वर्सेस टाइम, मतलब ईयर्स में, क्योंकि हम क्रीप की बात कर रहे हैं तो ईयर्स में तो जाएगा ही यार, उसके बिना तो काम चल नहीं सकता है। ओके, सो हमने यहाँ ईयर्स में बना दिया। हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे चले जाते हैं, किसी भी टाइम टी पे चले जाओ, जैसे यहाँ पे मैं गया हूँ, तो यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन जो आया है, यानी कि अगर आप ये देखें यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ L थी, इसके ऊपर P लोड लगाया तो इलास्टिक स्ट्रेन आया है, वो क्या होगा, इलोंगेशन इन लेंथ L डिवाइडेड बाय L, और बहुत टाइम तक ये P लगा रहा तो एक क्रीप स्ट्रेन आ जाएगा। तो वो क्या होगा, दिस डेल्टा L2, ठीक है, दिस डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। तो दिस इज क्रीप स्ट्रेन, यहाँ पे मैंने उसको y से डिनोट किया है और इलास्टिक स्ट्रेन x से डिनोट किया है। तो आपका जो फाई है, देयर वी गो, दिस फाई इज इक्वल्स टू y बाय x। तो मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा था, कई बार एक बार ग्राफ भी मेंशन किया हुआ था, मुझे लगा मैं यहीं बता देता हूँ। अब मैं आता हूँ कि हमारे IS कोड ने किस टाइप के ग्राफ को कंक्रीट के लिए फेवर किया गया है। अगर आपको याद होगा, सबसे बेसिक पे चलते हैं क्योंकि मेरे को वही याद है, मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है। मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर पढ़ो स्ट्रक्चर एनालिसिस, फिर पढ़ो RCC, ठीक है, एंड स्टील, मतलब इनमें से कोई सा भी पढ़ सकते हो जो आपका मन हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने आपको सबसे पहले, जब अपन स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनाते हैं तो सबसे पहले आता है उसमें माइल्ड स्टील, और फिर मैंने एंड में होते होते आपको एक जगह कॉन्क्रीट का ऐसे कर्व बना के दिखाया होगा। तो उसी कर्व को थोड़ा बड़ा करके यहाँ बना देते हैं अपन लोग। अब यहाँ अच्छे से देखेंगे यार, अब हम कॉन्क्रीट में डील करने वाले हैं इसलिए। तो यहाँ देखो बिल्कुल वही कर्व है और यह ऐसा कुछ। तो इस कर्व का नेचर क्या है पहले वो देख लेते हैं, उससे थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें समझने में। जो OP भाई हैं हमारे, O से P भाई, ये है पैराबोला, और जो P से Q भाई है हमारा वो है स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, इसी पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जो नीचे का पोर्शन है पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन है, क्या है। तो ये है भाई पैराबोला और P से Q है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसको अगर आप कोड खोलेंगे तो इसमें इसको जो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, ये जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है ना, ये जो वैल्यू गिवन है ये है FCK। समझ गए हो बात को, ये पॉइंट है अपना FCK, यानी कि ये FCK से कम है, ये FCK से कम है, ये FCK से कम है, हर पॉइंट जो FCK से नीचे उससे कम होगा, नेचुरल सी बात है। तो ये वाली जो बात मैंने यहाँ बोली है पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन,
ये वेल एक्सेप्टेड है और कोड में मेंशन्ड है, पर कोड में लाइंस में मेंशन था, तो मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू शोइंग यू दोज पिक्स, लेट मी राइट इट एंड एक्सप्लेन इट इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट। सो अब दूसरी बात आती है कि सर ठीक है पीयू भाई, अपन ने यार ये कॉन्क्रीट का इस तरीके से बनाना सीख लिया, आपने बहुत बढ़िया बड़ा एहसान कर दिया, बता दिया, अब यार इसमें इलास्टिक मॉडुलस भी तो निकालना सिखाओ। हमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में आपने सिखाया था कि हुक्स लॉ वगैरह और वो वाला कंसेप्ट चलता था, यहाँ तो आपने क्या कर दिया, 0 से P तक तो पैराबोला कर दिया, और हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंसेप्ट पढ़ाया था उसमें तो हुक्स लॉ लगा के बोलते थे एक टाइम तक तो लीनियर है, उसके बाद इसमें नॉन लीनियर है, फिर आगे जो भी ईल्ड आता है फिर ईल्ड प्लेट्यू वगैरह सब आते रहते हैं, आपने तो वो पढ़ाया यार। अब यहाँ पे हम कैसे, हम प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे निकालें कि भाई इसकी इलास्टिक मॉडुलस क्या है, ये तो पैराबोला है शेप। तो इसके कई मेथड्स हैं, सबसे फेमस मेथड्स जो हैं वो 2 ये हैं, बट मैं आपको तीनों बता देता हूँ। सबसे पहला इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, आपको याद होगा ई क्या होता है, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही तो पढ़ाया था अपन ने, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं यार, ज़्यादा फालतू में नई थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं, किसी ने बनाई भी नहीं नई थ्योरी। इन्होंने कहा जो इनिशियल ओरिजिन है, यहाँ पे जब टेंजेंट बना रहे हो, यही टेंजेंट आपकी इलास्टिक मॉडुलस हुई। आई बात, मस्त लगी, सिंपल सुपर बहुत बढ़िया। पर एक चुन्नू मुन्नू होते हैं, उनको तसल्ली नहीं होती, एकदम परफेक्ट चाहिए होता है, तो उन्होंने कहा भाई हम तो 2 पॉइंट लेंगे कर्व के अंदर, यहाँ से यहाँ तक जैसे इसने लिया, और ये ब्लू लाइन से देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, उसने कहा मैं सेकेंड बनाऊंगा, और इस सेकेंड मॉडुलस यानी कि इसकी जो स्लोप होगी इसको मैं इलास्टिक मॉडुलस मानूंगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हमने कहा ठीक है यार ये तो और एक्यूरेट है। फिर तीसरा आया थोड़ा लेजी टाइप, अरे यार इतनी मेहनत कौन करे, अपन तो कहीं भी टेंजेंट डाल देते हैं, जहाँ से टेंजेंट डाली वही वाला कह देंगे टेंजेंट मॉडुलस, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे डाल दी टेंजेंट तो ये कह दिया ग्रीन से मैंने बनाया टेंजेंट मॉडुलस। ठीक है यार, ये तीनों आए, 3 टाइप के कंसेप्ट आ गए। अब आप कौन सा अपनाओगे, कौन सा यूज़ करोगे, और किससे क्वेश्चंस आते हैं, अपने को तो इस चीज़ से मतलब आते हैं भाई। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन ऑफ कर्व, ठीक है। जो हमारा 5000 अंडर रूट FCK है, ध्यान से सुनना इस बात को, जो 5000 अंडर रूट FCK है वो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। अब तुम्हें ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने से ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी तो यार तू पीयूष ये बोल रहा था कि यार सेकंड मॉडुलस जिसको चेन नहीं है, जिसने कहा और एक्यूरेसी चाहिए तो वो सेकंड मॉडुलस की बात करेगा, बिल्कुल, क्योंकि आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस तो सिर्फ यहाँ पे है, कर्व देखो चेंज हो रहा है, तो आपको एक एवरेज चाहिए ना, जैसे कि ये टेंजेंट मॉडुलस यहाँ मारा आपने, यहाँ मारा, इन 2 पॉइंट्स पे आपने एक ये मारा, ये टेंजेंट मॉडुलस आ गया सबसे बेकार, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट का दे रहा है, ओरिजिन का दे रहा है, इन दोनों के बीच का जब एवरेज लोगे वही तो एकदम एक्यूरेट हुआ, सही होगा। तो इसलिए सेकंड मॉडुलस ज़्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज इट इज़ अ स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन कर्व, तो ये ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, मोर एक्यूरेट है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस से। इसलिए अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप सेकंड मॉडुलस पे के कंसेप्ट को यूज़ करोगे। आ गई बात समझ में। इनफैक्ट आपको 2 तरीके के छुटपुट थियोरेटिकल कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जब आप 25 ईयर्स ऑफ गेट ESC और SSJ लगाएंगे, उसमें पूछेंगे 2 कंसेप्ट पूछते हैं कि यार ये जो 5000 अंडर रूट FCK है ये किस कंसेप्ट बना हुआ है, तो आपको वहाँ तो बता ही देना है कि इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। और दूसरा, अगर आपको एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए, ठीक है, कॉन्क्रीट का, तो कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, तब आपको क्लिक कर देना है या टिक कर देना है या बबल कर देना है सेकंड मॉडुलस को। इस बात को बहुत क्लियर रखना, इसलिए मैंने ये स्पेशली बना के लिख के आपको समझाया है यहाँ पे। बट या अपन जितने सॉल्यूशन करने वाले हैं ना पूरे RCC के अंदर, वो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को ध्यान में रख के ये जो 5000 अंडर रूट FCK है इसी को लेके करेंगे। बट ये तो बस थियोरेटिकल पार्ट है, एक आधा न्यूमेरिकल मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है, तो आपको उसमें ये टिक करना है, हमें तो नंबर भी तो चाहिए ना, टिक तो यही करना है। चलिए, जब पूछे एक्यूरेसी की बात करें तो आगे आते हैं। अब तक हमने कॉन्क्रीट उठाया था, सीमेंट देखा, वाटर की जो पैरामीटर्स हैं फॉर गुड RCC वो देख लिए, एग्रीगेट किस साइज़ के होने चाहिए वो देख लिए, कंक्रीट बना दिया, उसकी वर्केबिलिटी समझ ली, फिर ये भी समझ लिया चलो क्या है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गई तो स्ट्रेंथ की बात तो करूंगा मैं। अभी आपने ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बातें की हैं सर, वो अलग हैं और ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अलग है क्या? बिल्कुल। मैंने जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात की थी तो मैंने कहा था वो कंप्रेसिव, यूनिवर्सल कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में करा जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है, ये कोड का क्लॉज नंबर 6.22 में है, वेयर एफ सी के इज कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। यानी कि क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हर बार निकालता रहूँगा यार, और उसको यूज़ कर करके इनडायरेक्टली मैं कभी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालूंगा, इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालूंगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एफ सी के। अगर एफ सी के नहीं समझे तो आपके हाथ में सब कुछ चला गया, ये मान लीजिए। तो इन्होंने कहा है जो ये 6.22 में मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या बकवास कर दी आपने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चीख रहे थे कि कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, टेंशन में फेल हो जाएगा। टेंशन में हम सुनते आए हैं जब से एक बार मतलब 11th-12th में सुन लेते हैं कि कंक्रीट इज़ नॉट अ गुड मटेरियल फॉर टेंशन, फिर इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है, फिर यही सुनने को मिलता है। अब आप अचानक टेंसाइल टेस्ट की बात करने लग गए हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना जायज़ है, बिल्कुल यार, थोड़ा टेंशन तो होगा ही ना, थोड़ा टेंशन को तो रेजिस्ट कर सकता है वो। तो फ्लेक्सुरल मतलब जो बेंडिंग मूवमेंट वाले की वजह से टेंशन डेवलप होगा। आपको याद होगा मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया था, अगर बीम में कोई डेप्थ है तो इसके न्यूट्रल एक्सिस पे जाओगे तो एक तरफ यार कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस मारोगे, तो एक तरफ कंप्रेशन टेंशन तो आना है, तो थोड़ा बहुत टेंशन तो झेलेगा ही मटेरियल। तो वो सब निकालना है, कैसे निकालना है वो देख लो। फॉर्मूला क्या है, मेन पॉइंट जो है वो ये फॉर्मूला है, दैट इज 0.7 अंडर रूट एफ सी के। एफ सी के इज क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आ गया सीधे आपका फॉर्मूला। अब इसको करते कैसे हैं? करते हैं ऐसे हैं, जब आपको इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं से, या फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप एक बनाते हो ऐसा सिलेंडर, जबकि जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो तब क्या बनाते हो, क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, तब बनाएंगे क्यूब, और जब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने होते तब बनाते सिलेंडर। ये सिलेंडर है, इसको लगा दिया, इसके ऊपर एक यहाँ पे छोटा सा एक गिवन होता है, वुड का एक स्पेशल डिज़ाइन पीस होता है या मेटल का पीस होता है, वो इसलिए लगाते हैं जैसे यहाँ लगाया है ना, जैसे डायग्राम में, ताकि जो ये लोड आ रहा है ना मशीन का, ये इवनली इसके सरफेस पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऊपर से और नीचे से। चलो ये 3D पोर्शन आपने देखा। मैं यहाँ पे इसको एक छोटा सा एलिमेंट उठाता हूँ 2D में और उसको अपने साथ ले जाता हूँ यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये छोटा सा एलिमेंट बना हुआ है, अब इसके ऊपर लगाया मैंने कंप्रेसिव लोड। इस कंप्रेसिव लोड की वजह से ये ऊपर से तो कम हो जाएगा हाइट में, बट साइड में इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि साइड में तो हो रहा है टेंशन, और इस एक्सिस के अबाउट जहाँ कंप्रेसिव लोड लग रहा है वहाँ लग रहा है कंप्रेशन। तो एक बात बताओ, अपन टेंशन में क्या कहते थे कि मटेरियल के जो पार्टिकल्स आपस में दूर जा रहे हैं, या कोई भी पार्टिकल डाल दो, ये आपस में दूर ही तो जा रहे हैं एक तरीके से। तो मैंने इनडायरेक्टली मटेरियल के अंदर कंप्रेशन लगा के ही उसका क्या निकाल लिया, टेंशन का इफेक्ट निकाल लिया। इसलिए कई बार इस मेथड को इन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी कह देते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब आपको जैसे पता है कि मटेरियल कैसा है, ब्रिटल है। अगर ये ब्रिटल मटेरियल है ना, इस पर आप लोड लगाओगे तो ये क्रैक कैसे करेगा, ये बीच में से क्रैक करेगा ये, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपको, टेंशन इस तरफ, टेंशन इस तरफ, और ब्रिटल मटेरियल टेंशन के परपेंडिकुलर क्रैक करता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कैसे क्रैक करेगा, तो बता देना क्रैक जो है बिल्कुल ऐसा होगा, 90 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सेस। अगर एक्स एक्सेस ये दी हो, जो भी एक्सेस दी हो उसके अकॉर्डिंग बता देना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, एट what stress first flexural crack will appear in M25। M25 क्या है, क्यूब बनाऊंगा 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का, इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में चेक करूंगा, बहुत सारे सैंपल चेक करूंगा, उसके बाद करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालूंगा, वो निकल के आई है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसलिए इसको कह दिया मिक्स को M25। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो, यानी कि डायरेक्ट कंप्रेशन की स्ट्रेंथ है, हमने मानी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको मानने के साथ मुझे बताओ फ्लेक्सुरल में क्रैक, फ्लेक्सुरल क्रैक कब डेवलप होगा, जब वो टेंशन में फेल करेगा। तो पहला फ्लेक्सुरल टेंशन क्रैक कब आएगा? हमारे पास फॉर्मूला है 0.7 अंडर रूट एफ सी के, लगा दिया 0.7 अंडर रूट एफ सी के, आई गॉट दिस थिंग 0.7 अंडर रूट 25 इज 3.5
MPa। तो अब आई बात समझ में, यानी कि जो क्यूब डायरेक्ट कंप्रेशन में 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर में ब्रेक हो रहा था, वही सेम कंक्रीट सिर्फ और सिर्फ 3.5 MPa में इन फ्लेक्सुरल में क्रैक खा जाएगा। समझ में आ गई बात? ये है इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीफिकेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉमिनल कवर की, कि नॉमिनल कवर क्या है। अब तक देखो हमने कंक्रीट की बात कर ली, सब कुछ बात करी। अभी हमने रिसेंटली बात की है उसके स्ट्रेंथ की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, और साथ साथ में इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ या यूँ कहूँ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की। अब रीइंफोर्समेंट भी तो डालूंगा, आरसीसी में रीइंफोर्समेंट डलेंगी। तो सबसे पहले मैं नॉमिनल कवर की यहाँ पे इसलिए बात कर रहा हूँ विदाउट इंट्रोड्यूसिंग ऑल दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ताकि आप एक चीज़ समझ जाए नॉमिनल कवर, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार नीचे भी यूज़ करने वाला हूँ उनके अंदर भी। तो मुझे लगा पहले मैं नॉमिनल कवर की बात कर लेता हूँ, देन आई विल गो फॉर रीइंफोर्समेंट। तो नॉमिनल कवर क्या है? नॉमिनल कवर इज डिज़ाइन डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट ओवर ऑल स्टील रीइंफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स। ठीक है, अब ये क्या चीज़ बोल गए भाई, क्या है? एक बार पढ़ देते हैं फिर आपको समझाते हैं। इट इज़ द डायमेंशन यूज्ड इन द डिज़ाइन एंड इंडिकेटेड इन द ड्राइंग। ठीक है, इट शैल नॉट बी लेस द डायमीटर ऑफ बार। अब देखो यार, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वर्क में फोम वर्क बनाते हैं, उसके अंदर ये जो मैंने गोल गोल बनाया ना, ये ऐसे आयरन बार्स लगाते हैं, और इन आयरन बार्स के साथ साथ एक बार ऐसे ऊपर लिपटी सी हुई होती है, और उसको फिर हम छोटे छोटे एल्यूमिनियम के वायर से टाई कर देते हैं, और फिर इसके ऊपर कंक्रीट डाल देते हैं, फिर 28 डेज़ के लिए छोड़ देते हैं। तो नॉमिनल कवर क्या है? नॉमिनल कवर जो है, ये जो कंक्रीट की एक्सट्रीम डेप्थ है, जैसे ये एज हो गया, ये एज, इस एज से जो एक्सटर्नल सरफेस है इवन लिंक का, चाहे लिंक बाहर निकला हो, चाहे मेन रीइंफोर्समेंट हो, कोई भी हो, जो एक्सटर्नली जो सबसे एक्सटर्नल पॉइंट है रीइंफोर्समेंट का, वहाँ से लेकर एज ऑफ कंक्रीट, वो क्या है? 40 mm है। यहाँ पे देखो मैंने अंदर नहीं बनाया, यहाँ बनाया। एक मैंने स्पेशली 65 लिखा हुआ है, ये बताने के लिए कि सपोज करो ये 40 mm है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 12 mm की यूज़ कर ली होगी, ये वाली बार साइड वाली, या 10 mm की यूज़ कर ली होगी, इट बिकम्स 50। और फिर मैंने एक बार यूज़ की है जिसका कुछ डायामीटर है। ठीक है, तो वो ये कितना हो गया? तो वो सब जोड़ूंगा तो सेंटर ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट दैट इज 65 mm। मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 65 देना है मेन रीइंफोर्समेंट है, इसका कतई कोई मतलब नहीं है। इट इज़ जस्ट टू शो यू कि आपने कुछ डायामीटर के अगर मेन रीइंफोर्समेंट यूज़ किए तो क्या नॉमिनल कवर होगा फॉर मेन रीइंफोर्समेंट बार। तो मैंने यहाँ सोचा लिख ही देता हूँ प्रॉपरली, जैसे कि अगर ये जो साइड में लेटरल रीइंफोर्समेंट ली हैं जो ओवरलैप होके जा रही हैं, ये 10 mm की हैं, एंड जो मेन बार है वो 30 mm की है, तो ये जो नॉमिनल कवर है ये तो 40 mm। अगर आपको जब भी कोई बोलेगा नॉमिनल कवर, तो वो एक्सटर्नल पॉइंट से लेना है। बट आपसे कोई बोलता है नॉमिनल कवर ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट, ये बड़ा आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि कभी कंफ्यूज नहीं होना है। नॉमिनल कवर फॉर मेन रीइंफोर्समेंट वो कितना हो गया? 40 प्लस 10 mm ये इसका, प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, इट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 65 mm। इस तरीके से मैंने नॉमिनल कवर लिया है फॉर मेन रीइंफोर्समेंट। अब एक इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, नॉमिनल कवर शैल नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार। तो यहाँ डायमीटर कितना माना है हमने? 30 mm। मेन बार का 30 mm है, क्या 30 mm से छोटा है? नहीं, तो ओके, इट इज़ नॉट लेस देन 30 mm। तो ये क्या है? ओके है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है नॉमिनल कवर के बारे में, जो मैंने सोचा यहाँ बता ही देता हूँ आपको। तो देखो, नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी ड्यूरेबिलिटी की, लंबे टाइम तक चले तो नॉमिनल कवर देना होगा। तो मिनिमम वैल्यूज फॉर नॉमिनल कवर ऑफ नॉर्मल वेट एग्रीगेट कॉन्क्रीट विच शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल रीइंफोर्समेंट, सारे टाइप के रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग लिंक्स, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ एक्सपोजर डिस्क्राइब्ड इन 8.2.3 शैल बी गिवन इन टेबल 16। तो मैं टेबल 16 दिखाता हूं आपको। इसने साफ बोल दिया है कि इवन जो लिंक हैं वो भी नॉमिनल कवर में आने चाहिए, मतलब कोरोजन किसी भी चीज़ को ना छू पाए, इतना डिस्टेंस देना है
आपको इससे लेकर ये एक्सटर्नल एज तक, इसको कह रहे हैं नॉमिनल कवर। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस के ऊपर आपको नॉमिनल कवर की बात करनी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही थी, इन नो केस इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ बार, ठीक है सर। जैसे माइल्ड में इट कैन बी 20 mm, मॉडरेट में 30 mm, सीवियर में 45 mm, वेरी सीवियर में 50 mm एंड एक्सट्रीम में 75 mm, ठीक है। एंड इन नो केस, इसके साथ साथ आप ये चीज़ ऐड कर दो, क्योंकि मेरे को पता है ये चीज़ आधी आधी कोड में ऊपर नीचे लिखते हैं, परेशान करते हैं बच्चों को बाद में, ठीक है। सो साथ में ये चीज़ अभी आप लिखना अपनी नोटबुक्स में, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन या इट शुड नॉट बी सॉरी लेस देन, या कहूँ या ग्रेटर देन इक्वल टू, इट शुड नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार। अगर मैंने 30 mm की बार यूज़ की है और माइल्ड एक्सपोजर मिनिमम मेरे को 20 mm देना है और 30 mm में, तो बताओ मैं कितना दूंगा, मैं 30 mm दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें डायमीटर ऑफ बार से छोटा नॉमिनल कवर नहीं दे सकते। ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कोड से भी हैं और फ्रॉम क्वेश्चंस भी हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू बताने की बजाय मुझे लगा मैं यहीं लिख देता हूँ, बार बार क्वेश्चन लिखने से अच्छा है से आप वहाँ से सीखें। तो नॉमिनल कवर फॉर सी कोस्ट एरिया, सी कोस्ट एरिया में मिनिमम कितना देना, 40 mm देना है, और मिनिमम मिक्स कितना यूज़ करना होता है, M30, जो पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी। फायर रेजिस्टेंस कॉलम के लिए अगेन 40 mm, ये मिनिमम देने ही देने हैं। यहाँ देख रहे हो आप 40 mm कितना सही है कि 40 mm फायर रेजिस्टेंस के लिए भी दे दो और सी कोस्ट के लिए मिनिमम तो देना ही है 40 mm। अब बात करते हैं ये जो एक्सपोजर कंडीशंस की मैंने बात की कर दी, यहाँ पे चीख तो देता हूँ मैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, इनको डिफाइन भी तो करना पड़ता है यार, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए पहले ये क्या है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं क्या है, माइल्ड एक्सपोजर का क्या मतलब है और इनका क्या मतलब है। देखो, माइल्ड का मतलब है कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दो सिचुएटेड इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया को छोड़ दो, मतलब बाकी सारा सब कुछ, तो इंडिया में बाकी सारा सब कुछ क्या है, एक्सेप्ट कोस्टल एरिया ही तो है। इंडिया की कोस्टल एरिया जो लाइन है उसको आप छोड़ दो, क्या कहते हो, यहाँ से पाकिस्तान है, तो इस पूरी कोस्टल एरिया को छोड़ दो या उसके आसपास के कम से कम 200 से 300 किलोमीटर एरिया को छोड़ दो, तो आपके पास क्या है, सारी कंडीशंस माइल्ड ही है। देखते हैं मॉडरेट क्या है, कॉन्क्रीट सरफेस शेल्टर फ्रॉम सीवियर रेन, वर्ड ये देख लेना, फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग वाइल वेट। तो कॉन्क्रीट एक्सपोज टू condensation and rain, concrete continuously under water, concrete in contact or buried under non aggressive soil, non aggressive होना चाहिए, नॉन एग्रेसिव ग्राउंड वाटर सॉइल, ये ग्राउंड सॉइल, ये ग्राउंड वाटर, सॉइल के अंदर वाटर भी हो सकता है ग्राउंड के अंदर। सो कॉन्क्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरियाज। देखो ले दे के इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन याद रखता है, सीधी बात है, सब कुछ कोस्टल को छोड़ के माइल्ड है। अब उसके अलावा जो थोड़ा थोड़ा वाइल्ड हो जाए, जैसे कि हमारे चेरापूंजी है, अब वहाँ पे आपको पता है एक साल में 400 सेंटीमीटर प्लस बरसात हो जाती है, वहाँ क्या करोगे, वहाँ पे 20 mm से काम थोड़ी ना चलने वाला है, वहाँ इतनी नमी है, कोरोशन तुरंत हो जाएगा। तो वहाँ क्या करूँगा मैं, मॉडरेट कंडीशन ले लूँगा। मॉडरेट कंडीशन ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा है, आ गई बात समझ में, माइल्ड से। एंड इसको ऑल्सो चेक करना है किससे, डायमीटर ऑफ बार्स के साथ। ओके सर, इस तरीके से सीवियर क्या है, सीवियर सरफेस एक्सपोज टू सीवियर रेन। अब देखो सीवियर रेन वापस से आ गया, सीवियर रेन यहाँ पे भी लिखा हुआ था, एंड यहाँ पे साथ साथ में ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ओकेशनल फ्रीजिंग, ठीक है, और सीवियर कंडेंसेशन। मतलब आपको ये कहाँ मिल सकती है कि वहाँ पे ऑल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग हो, इंडिया जैसी कंट्री की बात कर रहा हूँ, और साथ में ओकेजनल फ्रीजिंग हो। ऐसी चीज़ हमको मिल सकती हैं इंडिया के हिमालयन रीजन में, स्पेशली लाइक श्रीनगर के आसपास। अब आपको समझ में आ रही है ना चीज़ें, कैसे इन स्टेटमेंट्स को देख के आपको सोचना होता है किस एरिया की बात कर रहे हो। श्रीनगर में भी मैं कहूँगा अपर रीजन्स की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात भी होती है, गर्मी भी ठीक ठीक पड़ती है, तो इतना ड्राई तो नहीं कहूँगा बट बेटर रहता है। तो वहाँ पे अभी आप थोड़ा सीवियर से मॉडरेट के बीच मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फ्रीजिंग है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी सॉइल कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। लेह लद्दाख है तो मैं तो कहूँगा सीवियर के लिए चले जाओ,
श्रीनगर और से नीचे एरिया जो है जैसे उधमपुर श्रीनगर, उनके बीच में मॉडरेट से भी काम चल सकता है। तो दीज आर थिंग्स हाउ वी डिसाइड द एक्सपोजर्स। अब देखो जैसे सीवियर है, कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, कॉन्क्रीट एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट। अब कोस्टल इन्वायरमेंट में क्या मानेंगे हम, सीवियर मानते हैं, इसलिए देखो 40 mm मैंने पहले ही लिखवा दिया आपको। सीवियर के लिए यहाँ पे इन्होंने 45 मेंशन किया हुआ है। एंड सी कोस्ट एरियाज में आप मिनिमम 40 तो लेके चलोगे ही हर चीज़ के अंदर, और उन्होंने 45 मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो वेरी सीवियर जो है, आई इसे कंफ्यूज मत होना कि मैंने 40 यहाँ लिखवा दिया और यहाँ पे 45 लिखा है। दिस सीवियर इज फॉर व्हेन कॉन्क्रीट इज इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स्ड इन सी वाटर। समझो इस चीज़ को, ये सी कोस्ट एरिया है, मतलब मेरा स्ट्रक्चर पानी में डूबा हुआ नहीं है। जैसे कि गोवा के एक बीच के पास जहाँ पे पानी नहीं है, सिर्फ हवा आ रही है अच्छे से, वहाँ मैं 40 mm दूंगा। बट अगर मेरा पानी में डूबा हुआ है, सी वाटर में डूबा हुआ है, इमर्स्ड, ये देखो वर्ड आ गया ना, इमर्स्ड इन सी वाटर, तो वो सीवियर है। तो अब कितना लेना, 45 mm लेना है। और वेरी सीवियर देखो, ये एक्सपोज हो गया सी वाटर के साथ, और वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है, ऑल्टरनेट फ्रीजिंग है, ड्राइंग है, और बरसात भी खूब हो रही है, तो ऐसी चीज़ में वेरी सीवियर हो गया। और एक्सट्रीम कहाँ होता है, तो सरफेस ऑफ मेंबर इन टाइडल जोन। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि मुंबई का जो एक एरिया है, नेकलेस एरिया है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे आपने बहुत बड़े कंक्रीट के से तिकोने वाली चीज़ें मूवीज़ में भी देखी होंगी, ऐसे पड़ी रहती हैं। वो एक्सट्रीम कंडीशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है, अगर उनमें रिइंफोर्समेंट है तो। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे टाइड्स आती रहती हैं, जोर जोर से आके पानी टकरा रहा है, वापस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर वहाँ पे पानी के साथ कॉन्टैक्ट में जो भी स्ट्रक्चर है और आरसीसी का है, दैट विल बी डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, सो ये वो एक्सप्लेनेशन है जो मुझे लगता है कि बच्चों को समझाने में या समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे प्रोसीड कर सकें। इन मोस्ट ऑफ द टाइम हम मॉडरेट से माइल्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं, सीवियर की बात कर लेते हैं, हम ज़्यादा सी वाटर को दिमाग में याद कर लेते हैं। तो नियर अबाउट मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं 40 mm हर हाल में डाल दूँ, कोई स्पेशल केस ना बनने दूँ अपने दिमाग में, तो 40 mm लेके ही चलता हूँ। चलो, आपको एक और टेबल है जो याद करनी है। ये जो टेबल मैं दिखाने वाला हूँ, ये आप हर हाल में याद कर लो यार। ये तो मतलब बहुत बार पूछ लिया गया, बहुत बहुत बार, तो इसको तो याद करना ही है अपने को। देखो, माइल्ड, सीवियर और एक्सट्रीम, ये तीन चीज़ें हैं, ये कम से कम याद कर लो। माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेट का नहीं पूछा इसलिए मैंने सोचा कि सीवियर का बता देता हूँ और माइल्ड कंडीशन का बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लैब से। स्लैब के अंदर आपको मिनिमम नॉमिनल कवर 20 mm का देना है, किसमें, माइल्ड में। बीम के अंदर 25 mm, कॉलम में 40 mm, फाउंडेशन में 50 mm। ये याद रखो। माइल्ड का आपने याद कर लिया ना, बाकी सबका अपने आप एक बार में ही हो जाएगा, चिंता मत करो। स्लैब का हो गया है ना। पर सीवियर कंडीशन के अंदर सबको देखो 45 45, और ये फाउंडेशन का 50 था तो 50 कर दिया। आई बात समझ में। और एक्सट्रीम के अंदर इट इज़ 75 mm फॉर ऑल, चाहे स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो, फाउंडेशन हो, कुछ भी हो। एटलीस्ट कुछ ये याद ना रख पाओ यार, ये वैसे याद हो ही जाता है, एक ही वर्ड है एक्सट्रीम का, 75 mm, चाहे आप ऊपर देखो चाहे नीचे देखो। यहाँ भी देखो, एक्सट्रीम का 75 mm, सीवियर का 45 और वेरी सीवियर का 50, इन दोनों के बीच में चल रहा है। तो अपन ने इसी चीज़ को उठाया यहाँ पे, सीवियर का मेकिंग इट 45 ऑल थ्री दीज थिंग्स, और फाउंडेशन का माइल्ड कंडीशन में 50 mm रखते हैं, तो यहाँ पे भी इसको 50 mm रख दिया सीवियर में। फिर अब आप पूछेंगे सर फाउंडेशन में 50 mm क्यों? क्योंकि बेटा ये सॉइल के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होते हैं बहुत सारे सॉल्ट्स में जैसे क्लोराइड्स, सल्फेट्स, है ना, फॉस्फेट्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, वो बहुत जल्दी कंक्रीट के साथ उनके पोर्स के थ्रू घुस जाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि परमेबिलिटी जितनी कम हो उतना बढ़िया है। अंदर पहुंच के रीइंफोर्समेंट में एक तो कंक्रीट को डिग्रेड कर रहे हैं, ऊपर से अंदर पहुंच के कोरोजन और कर रहे हैं। हमारे स्ट्रक्चर को मिलनी थी स्ट्रेंथ तो गई, साथ में क्रैक और आने की टेंशन हो जाती है। इसलिए जितनी ज़्यादा इसमें नॉमिनल कवर रखेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। अभी तक हमने कंक्रीट की बात की, कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ किस टाइप का हो, क्या सब कुछ कर लिया। फिर मैंने बस एक बार इंट्रोड्यूस किया था कि रीइंफोर्समेंट बार कैसी हो सकती है। माइल्ड स्टील की होती है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स होती हैं,
और उसके साथ साथ जैसे हाई टेंशन स्टील इसके बारे में बात करी और मैंने वहाँ ज़्यादा बात नहीं की थी। अब मैं यहाँ खुल के सिर्फ रीइंफोर्समेंट बार्स की बात करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो पार्ट 1 इज वॉज लाइक मोर टुवर्ड्स कॉन्क्रीट एंड दिस पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर इज मोर एंड मोर इंक्लूसिव ऑफ रीइंफोर्समेंट, ताकि इसके बाद आप समझ जाएं दोनों को मिला के व्हाट इज आरसीसी और उसकी नीड्स क्या हैं। तो रीइंफोर्समेंट बार की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जैसे हमने सोम में पढ़ा था सर, उस हिसाब से चलना, ठीक है। तो उस हिसाब से चल रहा हूँ यार। देखो माइल्ड स्टील की बात की थी, फिर मीडियम टेंसाइल स्टील की बात की हमने, फिर हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स की बात की, ठीक है। या इनको कई बार कोल्ड डिफॉर्म्ड बार्स भी हम कहते थे, CTD बार, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स। बताता हूँ, देखो CTD या कोल्ड डिफॉर्म्ड बार्स ऐसे भी नाम चलता है। सबसे पहले आता है माइल्ड स्टील Fe250, याद होगा आपको जब अपन उसके अंदर पढ़ते थे, इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो Fy को क्या बोलते थे हम, यील्ड, बट यहाँ पे इसको यील्ड नहीं बोलते हैं, यहाँ इसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। नीचे दिखाता हूँ क्या है, अभी नीचे इसको अच्छे से डिफाइन करूँगा, बट फॉर नाउ Fe250 का मतलब क्या है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 250 न्यूटन पर mm² है। मैं यील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं यील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जो इसका डायरेक्ट टेंशन वाला स्ट्रेंथ है वो है 140 न्यूटन पर mm², इस बात को ध्यान रखना। मीडियम टेंसाइल स्टील ऑर्डिनरी है, उसका बस ये याद कर लो, सिग्मा इंटेंशन वाला 190 न्यूटन पर mm²। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, इसका एग्जांपल Fe415। अगर मैंने Fe415 या Fe500 की बात की है और हायर लिख दिया ना, इसके आगे भी होते हैं, तो Fe415 और Fe500, तो इसका मतलब क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 415 एंड 500 न्यूटन पर mm²। ओके, तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ये कैसे, और क्या नाम है इसका, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स या कोल्ड डिफॉर्म्ड बार्स। जो कोल्ड ट्विस्टेड भी लिख देता हूँ, अभी आपको नीचे समझ में भी आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स। ओके सर, सो TMT आपने बहुत सुना होगा, TMT सरिया, TMT सरिया। TMT सरिया एक तो नाम नहीं है यार, ये एक मैकेनिज्म का नाम है जिसके थ्रू आपने रीइंफोर्समेंट्स बनाई हैं। इसका फुल फॉर्म है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ये बहुत फेमस है और बहुत हम वाइड स्केल पे इसी को यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो अगेन Fe415 या Fe500 जो भी हम बनाते हैं वो दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार करके बना सकते हैं या थर्मो मैकेनिकली उसे ट्रीट करके बना सकते हैं। तो आप मतलब सर आप इस थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन तो करोगे? मैं कहूँ बिल्कुल। अब देखो आप सबसे पहले थर्मो मैकेनिकली की बात मैंने यहाँ की, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट के बाद होता क्या है। ड्यू टू स्पेशल ट्रीटमेंट या ड्यू टू स्पेशल हीट ट्रीटमेंट इन थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार्स, जो उसका अंदर सेक्शन होता है ना वो हो जाता है ज़्यादा डक्टाइल और बाहर का सेक्शन हो जाता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्टिफ। मोर स्ट्रेंथ आ गई ना, ये ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, यानी कि बाहर जो है थोड़ा वो स्टिफ है, यानी कि हल्का ज़्यादा ब्रिटल है, और अंदर का डक्टाइल है, ठीक है। और ऊपर इस ट्रीटमेंट की वजह से एक लेयर सी बन जाती है जिसको हम एंटी कोरोजन कोटिंग भी कहते हैं, और इसके ऊपर फिर हम रेड पेंट भी लगा देते हैं सरियाओं के ऊपर, एंड इट बिकम्स कोरोजिव रेजिस्टेंट बार्स। बिकॉज ये एंटी कोरोजन जो कोटिंग है ये एक तो हम लगा रहे हैं, और ये इसका जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से भी इसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा मत समझना कि हीट ट्रीटमेंट होने के साथ ही अपने आप कोरोजिव एंटी कोरोजिव कोटिंग आ गई, ऐसा नहीं है। उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ गई है हीट ट्रीटमेंट की वजह से, और साथ में एक लेयर लगाई गई है। ओके सर, अब आओ धीरे से ये बताओ कि आपने जो बातें कह दी हैं कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स और TMT, ये Fe415 500 ये बात समझा दी, अभी बनती कैसे हैं ये Fe415 Fe500 बन कैसे रही हैं ये बता दो, और इसका नाम ऐसा क्यों है, क्या होता है इन दोनों मेथड्स में वो बता दो। अब बात करते हैं माइल्ड स्टील की, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील बार। हॉट रोल्ड क्यों, आप गर्म करके उन्हें रोल करते हो उसके बाद ही तो माइल्ड स्टील निकलता है। हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील बार की कुछ चीज़ें हैं, एक तो वो हाईली डक्टाइल है, याद करो
स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व, ये देखो, था कि याद आया? ऐसा कुछ था कि नहीं? यहाँ पे तो यील्ड होता था, इसके बाद खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ। क्या आपको कंक्रीट में अगर माइल्ड स्टील डाल दूं, इतना सारा इलोंगेशन वो झेल पाएगा? नहीं, वो तो ब्रिटल मटेरियल है, इलोंगेशन में सबसे पहले क्रैक खाएगा, मेरे तो स्ट्रक्चर ही फेल कर जाएगा, तो मैं माइल्ड स्टील उसमें डायरेक्ट नहीं डाल सकता हूँ। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, माइल्ड स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ कम होती है। ले मरवा दिया यार, कॉन्क्रीट तो उल्टा है इसका, वो बेचारा टेंसाइल इलोंगेशन नहीं झेल पाता है, ये कहूँ इलोंगेशन नहीं झेलता होता, उसको कंप्रेशन खूब दे दो, कॉन्क्रीट को कितना ही कंप्रेस कर लो खूब झेल लेगा, टेंशन जरा सा दिया फट कर जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप की चीज़ें बट काफ़ी यूज़फुल है। कहाँ पे? जहाँ पे अर्थक्वेक काफ़ी आते हैं ना, जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ है वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो इलोंगेशन है वो हो जाए पर स्ट्रक्चर फेल ना करे। क्योंकि मैंने याद करो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक चीज़ पढ़ाई थी, माइल्ड स्टील ऐसा ज़रूर था बट आपका हाई टेंसाइल स्टील ऐसा हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छा वाला ऐसा हो गया था, यानी कि वो डक्टाइल से ब्रिटल बनता चला गया था। याद आ रहा है? तो इसीलिए माइल्ड स्टील ज़्यादा प्रेफरेबल है इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। वो ये डक्टाइल होगा, परमानेंट सेट आ जाएगा पर स्ट्रक्चर नहीं फेल करेगा झटके से। तो माइल्ड स्टील बार्स दे गो अंडर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आफ्टर यील्ड एलिमेंट, हैंस कॉन्क्रीट टेंड्स टू क्रैक। जो मैंने बात बोली वो यहाँ पे लिख भी दी। अब स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनाते हैं, याद दिलाते हैं तुम्हें, और याद दिलाता है उसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वापस से बढ़ना, तो इसको कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, एंड दिस रीजन इज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ये वाला कौन सा होता था? नेकिंग रीजन। याद आ रहा है? तो ईल्ड प्लेट्यू की बात करते हैं, तो ये जो लोअर ईल्ड पॉइंट और ये यहाँ से यहाँ तक होता है, इसे ईल्ड प्लेट्यू कहा था मैंने, बट ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में बहुत पास में होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आरसीसी की, क्योंकि आईएस कोड ने इस तरीके से इसको माना हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको ईल्ड प्लेट्यू कह रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या है ईल्ड पॉइंट के बाद परमानेंट सेट स्टार्ट होने के बाद, वो है ईल्ड प्लेट्यू। ये बहुत ज़बरदस्त इलोंगेशन देता है, इसको कैसे भी करके कम करना है। तो मैंने अकल लड़ाई टू अवॉइड, मैंने नहीं लड़ाई मतलब इंजीनियर्स ने लड़ाई, आई एम सॉरी, टू अवॉइड ईल्ड प्लेट्यू हम कोल्ड वर्किंग करते हैं। अभी कोल्ड वर्किंग क्या है वो बताओ। स्टील बार्स आर स्ट्रेच्ड बियॉन्ड ईल्ड प्लेट्यू बाय ईदर, हमें तो बाहर लेके जाना है, बाय ईदर ट्विस्टिंग, वर्ड देखना मैंने स्पेशली लिखा है, ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग बियॉन्ड ईल्ड एंड देन अनलोडिंग इट। अच्छा ग्राफ में समझाओ तो मज़ा आएगा। देखो ये आ गया यहाँ पे, इसको या तो ट्विस्ट कर दो, ट्विस्ट मतलब ये बार है, इसमें हमने टॉर्जन लगा दिया, तो ये टॉर्जन क्या करेगा? ट्विस्टिंग होगी, ट्विस्टिंग होगी तो इसकी भी अपनी एक ईल्ड है, उसके भी आगे ले गया कहाँ तक? ईल्ड प्लेट्यू जहाँ पे ख़त्म होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ तक, और फिर कर दिया इसको अनलोड। ठीक है, अब मैंने अनलोड कराए तो ये देखो रेड में दिखाया अनलोडिंग, अनलोडिंग करते ही यहाँ पहुँच गया। अब मैं जब रीलोडिंग करूँगा तो यहीं से तो ये स्टार्ट होगा, जब ब्लू कर्व है। आई बात समझ में? देख रहे हो एक कर्व कैसा हो गया, ऑलमोस्ट पैराबोला एंड देन दिस थिंग। तो इसी को उठाया हमारे आईएस कोड ने और बोला कि अब कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स आ गई हैं, आप यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ले लो और इसको बना दो पैराबोला। इन द केस ऑफ आई स्टील रीइंफोर्समेंट Fe415 हो या 500 हो। आ गई बात समझ में? आफ्टर कोल्ड वर्किंग ईल्ड प्लेट्यू विल नॉट अपीयर अगेन, यानी कि माइल्ड स्टील का जो ईल्ड प्लेट्यू है, जो मेरा सरदर्द था, इसको मैंने स्ट्रेच करके ट्विस्ट करके बियॉन्ड ईल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट की स्टार्टिंग तक लेके गया, अनलोड कर दिया, अनलोड से बना और फिर रीलोड कर दिया। आ गया मजा? बन गई कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स। तो फाइनली जो ये रीलोडिंग वाला कर्व है ये मैंने बना दिया है, ये रहा स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व फॉर कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स, ये लो सर। ठीक है, अब एक समस्या फिर खड़ी हो गई, वो क्या भाई? देखो अपन ने पहले जब माइल्ड स्टील की बात करते थे तो वहाँ वेल डिफाइंड एक यील्ड का पॉइंट था, करेक्ट? तो यहाँ पे वेल डिफाइंड यील्ड का पॉइंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? फिर मैं वापस से मेरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो थ्योरी पढ़ी थी 0.2% प्रूफ स्ट्रेस वाली, उसको यूज़ करूँगा। तो हम कौन से पॉइंट को यील्ड मान लेंगे? जहाँ पे 0.2% आपका स्ट्रेन आया होगा जिस स्ट्रेस की वजह से, उस वाले पॉइंट को क्या बोल देंगे? यील्ड बोल देंगे, या अपने केस में उसको क्या बोल देंगे? फेलियर बोल देंगे। आ गई बात समझ में?
देखा कैसे कैसे छोटी छोटी थ्योरीज आपस में जुड़ जुड़ के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बनाती हैं। पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आया, एक आपने उस पर काम किया, अब दो मटेरियल्स आ गए, एक तरफ कंक्रीट है, एक तरफ आपके पास स्टील है। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो इन दोनों की कंपोजिट प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। इसके बाद हम आरसीसी में वो कंपोजिट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे एंड थिंग्स विल बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू दैट। चलो थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट, ये क्या है? थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट में जो गरम गरम सरिया बनते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, जब ये आयरन बार्स को थोड़ा सा अपन जो कार्बन मिला के कंट्रोल करके एकदम फर्नेस से बाहर निकाल रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे कोल्ड वाटर की जेट को स्प्रे कर दो तो हॉट बार कोल्ड इंस्टेंटली बाय स्प्रेइंग कोल्ड वाटर जेट ऑन सरफेस ऑफ हॉट बार। ऐसा करने से क्या होता है, इसकी जो बाहर का एरिया है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाता है और जो इनर पार्ट है वो सॉफ्ट बना रहता है, और बाद में जब वो जमता है तो वो डक्टाइल हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, यानी कि थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट की वजह से आउटर जो एरिया है वो हार्ड हो गया है, ज़्यादा स्टिफ हो गया है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है एंड मोर कोरोजन रेजिस्टेंट हो गया, जबकि जो अंदर एरिया है वो कैसा है, अभी भी डक्टाइल है। ये इफेक्ट होता है आपके थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट का। और फिर इसको हम क्या करते हैं, देन अलाउड टू कूल स्लोली, प्यार से इसको फिर छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में, धीरे 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 दिन डेढ़ दिन में आराम से धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। तो इससे क्या बनती है, दिस कंडीशन लीड्स टू हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। अब सर एक क्विक कंपैरिजन कर दो कि हमको कौन सी यूज़ करनी है ऑन साइट, या क्वेश्चन आ जाए तो हम क्लियरली समझ सके। देखो कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स में कैसे बनाते हैं, पहले उसको यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड लोड करते हैं, फिर अनलोड कर देते हैं। इससे क्या होता है, डक्टिलिटी का लॉस हो जाता है एंड वी गेट दैट रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड स्टील बार्स। जबकि थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट में हम वाटर को स्प्रे कर रहे हैं कोल्ड को, और फिर बाद में उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा डक्टाइल रहता है, इसका इनर पोर्शन डक्टाइल रहता है। इसके अंदर क्या है, डक्टिलिटी कम हो गई है, बट इसके अंदर डक्टिलिटी अभी भी है, क्योंकि इनर वाला जो पोर्शन है वो सॉफ्ट रह गया था, डक्टाइल हो गया, ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है और ये ज़्यादा वेल्डेबल होता है। मतलब इसका आउटर पोर्शन जल्दी से जल्दी मेल्ट होके दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए आज की तारीख में फील्ड में कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स की जगह हम TMT बार्स प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से CTD बार्स मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, ज़्यादातर TMT बार ही अवेलेबल है। और आपने एड्स में भी देखा होगा, टाटा की TMT बार, इसकी TMT बार, उसकी TMT बार, TMT के नाम से एक TMT बार बेच रहा है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ TMT बार। अब आते हैं कि यार IS कोड ने क्या किया। IS कोड ने कर दिया, आपने यील्ड जो था और यील्ड प्लेट्यू था बाय यील्ड PLETU, तो यील्ड प्लेट्यू को तो पहले मैंने कर दिया रिमूव। अब मैंने इसको ये वाले हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार में कन्वर्ट कर लिया है, जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ये रहा। यानी कि ये जो आयरन बार की बात हो रही है, आयरन कह रहा हूँ सॉरी, स्टील बार की बात हो रही है, उसकी बात कर रहा हूँ जिसपे हमने TMT और कोल्ड डिफॉर्मेशन लगा दिए हैं। ओके, तो आपको याद होगा हमारा कोड क्या एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक पैराबोला है, फिर स्ट्रेट लाइन है, यही वापस से एक्सेप्ट कर रहा है। और एक ऐसा पॉइंट जहाँ से 0.2% स्ट्रेन आ जाता है, उस स्ट्रेस को क्या कह देते हैं हम, यहाँ पे यील्ड कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ऐसे ग्राफ्स के अंदर यील्ड निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 0.002 स्ट्रेन वाले इस परमानेंट सेट को वाले पॉइंट, आने वाले पॉइंट को जैसे ही हमने यहाँ तक करा उसका छोड़ा था, अगर 0.002 आ गया तो ये वाला स्ट्रेस बन गया मेरा यील्ड पॉइंट। ठीक है सर, तो ये बचा कुछ जो स्ट्रेस है इस पॉइंट तक का, ये तो गया स्ट्रेस, तो इसका मेन स्ट्रेन तो यहाँ तक आया है, ये तो परमानेंट सेट में चला गया, प्लस ये इलास्टिक स्ट्रेन वाला पॉइंट रहा है, तो इलास्टिक वाला कैसे, सिंपल इलास्टिक से लगा देंगे, दैट इज Fy/Es। आ गई बात समझ में? सो टोटल स्ट्रेन एट प्रूफ पॉइंट कितना हो गया, टोटल स्ट्रेन एट प्रूफ पॉइंट इज 0.002 प्लस Fy/Es। इतना सिंपल एंड लॉजिकल चल रहा हूँ।
अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार्स की। अभी तक तो पीयूष तूने बात कर ली कंक्रीट की, अच्छे से वहाँ पे समझा भी दिया भाई कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है किसकी, कंक्रीट की। अब स्टील की बात करें, अगेन डेफिनेशन वही है कि ओनली 5% ऑफ रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो दिस वैल्यू, दैट वैल्यू इज करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इवन स्टील के अंदर भी, यानी कि जो हम Fe415 में 415 है, ये क्या ईल्ड है? नहीं, ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ और बड़ा बड़ा लिखा भी है, दिस इज नॉट द ईल्ड, दिस इज करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब हमने 100 बार को ब्रेक किया है तो 95% जो बार्स रही हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 95 बार्स 100% 415 से अबव स्ट्रेस पे ब्रेक हुई होंगी, या यूँ कहूँ ब्रेक कहना गलत वर्ड है, उनके अंदर ईल्ड मिला होगा 415 के ऊपर। 95% बार्स के अंदर जो ईल्ड है वो 415 से ज़्यादा रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईल्ड हो गया। ईल्ड निकालने के लिए क्या करोगे? वो एवरेज लोगे यार, तुम उन 100 बार्स का एवरेज लोगे तो ईल्ड मिलेगा। मैं तो यहाँ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, दोनों से कंफ्यूज मत होना प्लीज़। ऑल्दो जब मैं इंडिविजुअल बार की बात कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल बार के अंदर, ये मैं लिख भी देता हूँ आपको, जब मैं इंडिविजुअल बार की बात कर रहा हूँ तो मैं ईल्ड की ही बात कर रहा हूँ। बट फॉर इंडिविजुअल बार फेलियर इज ईल्ड। ठीक है, मतलब कि एक बार जो है उसका ईल्ड, फिर बार नंबर 2 का ईल्ड, फिर बार नंबर 3 का ईल्ड, ऐसे करते करते 100 बार्स का ईल्ड। अब उन सबको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अगर मैं इनका एवरेज लूंगा तो वो हो गया मेरा ईल्ड का एवरेज, पर मैं ले रहा हूँ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, पर मैं क्या ले रहा हूँ? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ 95 लिख देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वो करेक्टरिस्टिक, सॉरी Fy से डिनोट हो रहा है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो हम यहाँ जो Fe415 ले रहे हैं दैट इज करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो हम जब जी Fe415 की बात करेंगे तो ये मत समझना कि ईल्ड है, ये क्या है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है स्टील का। तो reinforcement for RCC are either cold twisted deformed bars or thermomechanically treated bar. Hence, Fy is always characteristic strength for RCC bars. चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। High yield deformed bars have a definite yield point. Chemical composition different from mild steel. Percentage elongation less than that of mild steel. और D, percentage elongation more than that of more than mild steel. सीधी सी बात है यार, माइल्ड स्टील में ज़्यादा इलोंगेशन है, उसमें ईल्ड प्लेट्यू है। माइल्ड स्टील में क्या है? ईल्ड प्लेट्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर क्या है? ईल्ड प्लेट्यू हटा दिया है तो इलोंगेशन क्या हो गया? कम। तो हेंस बेस्ट ऑप्शन इज सी। सो फिलहाल अभी हमें जितना देखना था और द फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी वो मैंने पूरा कर दिया। अब इसके बाद एक नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे डिज़ाइंस की, जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, LSM, फिर FEM, फैक्टर्ड लोड, FLM है, जो फैक्टर्ड लोड मेथड है, क्या है। सो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अब तक जिस तरीके से मैं RCC करा रहा हूँ, मेरा पर्पस जो तो है थोड़ा सा बुक से और कोचिंग के नोट से थोड़ा अलग रहेगा। मेरे बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस में पढ़ा रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट बुकिश थिंग, let me first introduce you the IS code and all those important information that are required for any exam। तो मैं उस अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, यानी कि RCC के केस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं, वो अननेसेसरीली बताने से अच्छा है कि मैं ये चाहता हूँ कि 100% जो हमारा एग्ज़ाम है, कोई भी हो, PSU का हो, गेट हो, ESE हो या SSC JU, सब कुछ कवर हो जाए। तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, यानी कि उनके पेपर्स को देखते हुए छोटे मोटे जो पोर्शंस हैं
उनको हाईलाइट कर करके बता रहा हूँ कि आप लोगों की चीज़ें ना छूटे, अननेसेसरी ज़्यादा बर्डन भी ना बने। तो लेट्स सी, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep revising. God bless you all. Bye bye.